सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा है। हाँ, पूछो पूछो। ठीक है। ऐसे इतना भी नहीं शर्माना चाहिए। ठीक है। चलो, तो हमने पिछली क्लासेस में देखा अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब उसको फिर से एकदम शुरू से रिवाइज नहीं करते क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी बार उसको रिवाइज कर लिया है क्यूमुलेटिव रिवीजन में। यहाँ से हम देख सकते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत ही सिंपल है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस में भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होगा और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक वे से होते हैं, उनको हम ई कॉमर्स या ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी जिसमें हमने कुछ बोला नहीं लिखा नहीं बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सो हम मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया है। इम्प्लाइड का मतलब ही है मान लेना। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी अगेन दो टाइप के होते हैं। एक इम्प्लाइड बाय लॉ, जो कहीं ना कहीं कानून में लिखा है इसीलिए हम मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दूसरा इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, जिसमें कहीं लिखा नहीं है, कानून में भी नहीं लिखा है बट फिर भी जो कार्य हो रहा है उससे समझ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो इसको अगर इम्प्लाइड बाय कंडक्ट है तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इम्प्लाइड बाय लॉ है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो वो डीप में हम देखेंगे। On the basis of performance, executed contract or executory contract. Executed contract means which has been performed by all the parties. जो सब parties ने पूरा कर चुके हैं उसको हम बोलते हैं executed contract. Executory contract means एक ऐसा contract जो कि perform करना अभी बचा हुआ है। एक contract partly executed and partly executory भी हो सकता है, जिसमें एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया और दूसरी पार्टी की तरफ से बचा हुआ है। और इसीलिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को हम एक और प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अगर वो पार्टली एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटरी है तो उसको हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर पूरी तरह से एग्जीक्यूटरी है तो उसको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये देखा था। इसके बाद अब हम देखेंगे ऑफर के बारे में। हाँ, ये भी तो देख चुके हैं अपन ने। ऑफर, ऑफर को डिफाइन किया। एक्चुअली ऑफर वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड। अ सिमिलर वर्ड, सिनोनिमस वर्ड प्रपोजल हैज बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रपोजल को डिफाइन किया गया है एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाहिर कर रहा है इच्छा, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। वो चाहता है आगे वाला उसको एसेंट दे टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो हम बोलेंगे उसने एक प्रस्ताव रखा है। इसमें दो चीजें निकल के आई थी। पहला होना चाहिए विलिंगनेस, डिक्लेरेशन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एंड दूसरा, इट शुड बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। अगर मैं आपको कैजुअली बोलता हूं कि अगर मुझे 3 लाख रुपए मिलेंगे तो शायद मैं अपनी बाइक बेच दूं, तो ये कोई ऑफर नहीं होता, बिकॉज मैंने आपसे एसेंट नहीं मांगा। तो जब तक मैं आपसे एसेंट नहीं मांगूंगा तब तक ऑफर नहीं होगा। सो ये हमने दो पॉइंट्स यहां से देखे थे। इसके बाद हमने लीगल रूल्स पढ़ना चालू कर दिया था, जिसमें हमने देखा था ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जब ये शब्दों में बोला या लिखा गया है उसको हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं, जब बोला नहीं लिखा नहीं उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। फिर स्पेसिफिक और जनरल ऑफर हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर इज मेड ओनली टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली, या फिर इट कैन बी मेड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, वो भी स्पेसिफिक ऑफर है। जैसे कि सीए लोगों के लिए ऑफर, डॉक्टर्स के लिए ऑफर, तो ये भी स्पेसिफिक ऑफर्स में कवर होते हैं। जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो ओपन फॉर ऑल होता है, जो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैं बोलता हूं जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5,000 रुपए का इनाम दूंगा, ये एक जनरल ऑफर है। वैसे ही हमने देखा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस, जिसमें हमने देखा कि अगर पेपर में ऐड छाप दिया जिसमें पूरी डिटेल लिख दी है, दिन में 3 बार 2 हफ्ते तक के आप ये दवाई लो और आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इसके बावजूद इन्फ्लुएंजा होता है तो हम आपको 1,000 पाउंड पे करेंगे, तो ये एक प्रकार का ऑफर है। 100 पाउंड पे करेंगे तो ये एक प्रकार का ऑफर है, ये माना गया, जनरल ऑफर है। जो भी व्यक्ति दवाई ले रहा है प्रॉपरली मान लिया जाएगा उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। वैसे ही वांटेड वगैरह के जो पोस्टर्स होते हैं ये भी एक जनरल ऑफर होता है। तो ये हमने समझा था। फिर हमने देखा था ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द सॉरी विद अ व्यू टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, जिसमें हमने देखा था कि अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल या मोरल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। सो अगर मैं किसी को बोलता हूं, जैसे आपको आपके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू सीए फाउंडेशन पास हो जा, मैं तुझे मोबाइल खरीद के दूंगा, ये कोई ऑफर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, सॉरी इट इज नॉट मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना एम होना चाहिए, जो हमने बचपन से देखते आए हैं।
बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस से। सो अगर इंटेंशन इज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन तो ये प्रॉपर ऑफर नहीं है। फिर हमने देखा ऑफर को एक सिमिलर टर्म इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंशिएट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि मैंने मेरे वाइफ को बोला कि चलो मोबाइल खरीदने जाते हैं, हम एक दुकान पे गए, उसको बोला मैंने कि मुझे पांच छह मोबाइल बताओ 50,000 की रेंज के। अब उसने मेरे पास 5-6 मोबाइल रख दिया। इसके बाद मुझे पसंद नहीं आए तो मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जब मैंने उसको बोला मोबाइल बताओ, इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन। मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं कि मुझे ऑफर दो। फिर वो जब मुझे मोबाइल्स बता रहा है तो ये पांचों इंडिविजुअल ऑफर्स हैं, इनमें से मैं कोई भी एक पर्टिकुलर ऑफर को सिलेक्ट कर सकता हूं। सो इसके बारे में अब हम चर्चा चालू करते हैं। तो ये मैंने पिछली क्लास में थोड़ा समझाया था, बट बाकी बचा है वो हम अभी देख लेंगे। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर या फिर इन्विटेशन टू ट्रीट मीन्स सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मुझे 50,000 के रेंज का मोबाइल खरीदना है, मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सो दैट द नेगोशिएशंस कैन स्टार्ट। यहां पे हम एकदम फाइनली प्रिपेयर्ड नहीं है कि जाके खरीदी डालेंगे। सो हम यहाँ पे सिर्फ नेगोशिएशंस करना चाह रहे हैं, हम जानकारी निकालना चाह रहे हैं, बार्गेनिंग चालू हो हम ये चाहते हैं, तो हम सिर्फ भावताव करना चाहते हैं। सो ऐसे केसेस में ये कोई ऑफर नहीं हुआ, तो इट इज ओनली सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट द नेगोशिएशंस कैन स्टार्ट एंड द अदर पर्सन कैन बी मूव टू मेक एन ऑफर। अगली पार्टी फिर ऑफर देगी, तो मैं जाके बोलूंगा मुझे मोबाइल बताओ 50,000 के रेंज के, तो वहां पे आगे वाला फिर मुझे जब मोबाइल बताएगा तो ये ऑफर है। सो मैंने जब बोला ये ऑफर नहीं था, इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। उन्होंने जब मोबाइल बताया तो ये ऑफर्स हैं। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। It is an indication that the inviter is willing to enter into negotiations but is not yet prepared to be bound by it। मैं एकदम फाइनली तैयार नहीं हूं कि मैं एकदम कॉन्ट्रैक्ट करने को आया, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ जानकारी लेने आया कि भाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से आपके पास, मुझे वो पता रहना चाहिए। सो मैं सिर्फ जांच पड़ताल कर रहा हूं, जानकारी निकाल रहा हूं। ऐसे केसेस में ऑफर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि देयर इज नो फाइनल विलिंगनेस। एकदम तय नहीं है कि मैं ये करने ही वाला हूं, मैं सिर्फ पूछने जा रहा हूं, जानकारी लेने जा रहा हूं। तो हम भी मोबाइल खरीदते हैं तो 10 दुकान जाके देखते हैं, तो यहाँ पे हर जगह से हमको खरीदना जरूरी थोड़ी होगा। सो यहाँ पे ये सिर्फ एक इन्विटेशन है, जिसमें जब उसने हमको डिटेल्स बताया तब जाके ऑफर हुआ। ठीक है। A response to invitation to treat does not lead to an agreement। अगर मैंने इनवाइट किया, उसने मुझे मोबाइल बताया, तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। इन फैक्ट इट जनरेट्स एन ऑफर, एक ऑफर बनेगा। सो मैंने उसको पूछा, उसने मुझे मोबाइल्स बताया, तो ये ऑफर्स हैं। एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे, पहले तो बेसिक पॉइंट्स भी बताए, फिर एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर का तो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस, प्रिलिमिनरी नेगोशिएशन यानी वही शुरुआती भावताव करना या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिगार्डेड एज इन्विटेशन टू ट्रीट। वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, इन्विटेशन टू ट्रीट है, रेदर देन ऑफर्स। दस अ सेल्स पर्सन इशूइंग अ कैटेलॉग। कैटेलॉग होता है एक पेपर होगा जिसमें बहुत सारे चित्र बने होंगे, उसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती है। जैसे आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो आप एक कैटेलॉग लेके आते हैं, उसमें बहुत सारी फोटोज होगी और उसमें लिखा होगा कि वो फीचर्स क्या है, उसके कितने रुपए का लैपटॉप है। ये कैटेलॉग कहलाते हैं। कैटेलॉग क्या है? ये भी इन्विटेशन टू ऑफर है। ये सिर्फ अवेलेबल प्रोडक्ट्स बता रहा है आपको, जरूरी नहीं वो उतने में ही बेचे। हो सकता है वो आपको डिस्काउंट दे दे, कम में बेचे, हो सकता है महंगा हो जाए तो महंगे में बेचे। तो कैटेलॉग भी ऑफर नहीं होता। कैटेलॉग इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो वही दिया है, does a salesperson issuing a catalog or price list informs the customer about the available products। तो वो सिर्फ अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है एंड देयर प्राइसेस। makes an invitation to offer। Any person desiring to buy any of those products will be making an offer which may or may not be accepted। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम कि क्या वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का क्या इंटेंशन है? अगर वो फाइनली प्रिपेयर्ड है कॉन्ट्रैक्ट करने को तो ये ऑफर होगा। अगर फाइनल विलिंगनेस नहीं है, सिर्फ नेगोशिएशन चालू करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सब क्या है? इन्विटेशन है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अपन अगर मेरे बाइक के सामने खड़े हैं, मैं बोलता हूं कि 3 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं शायद बाइक बेच दूं, ये भी ऑफर नहीं है, बट इसको आप इन्विटेशन बोल सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता क्यों रहा हूं? क्योंकि कम से कम यहां पे कुछ बात चालू हो। फिर आप बोलते हैं सर मैं 3 लाख में खरीदने को तैयार हूं।
अब ऐसे केस में जब आपने खरीदने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बताया, ये ऑफर है, मैंने सिर्फ बात छेड़ा था, बट देयर वाज नॉट फाइनल कंसेंट, एकदम तैयार नहीं था मैं सिर्फ जानकारी ले रहा हूं। सो इसके बाद जब आपने बोले कि मैं 3 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तो ये एक ऑफर होगा। फिर मैं चाहूं तो हाँ बोल दूं और एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो ये सब जो होते हैं, ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर, डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके ऊपर से हमको समझ में आएगा, एंड दिस मस्ट बी जस्ट ऑब्जेक्टिवली। फिर भी बेसिक डिफरेंस आपको समझना है ऑफर में। पहला पॉइंट तो ऑफर के केस में वही बताया कि ऑफर इज एन इंडिकेशन बाय वन पर्सन दैट ही इज प्रिपेयर्ड, वो फाइनली प्रिपेयर्ड है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है ऑन सर्टेन टर्म्स। बट इनविटेशन टू ऑफर में वो एकदम प्रिपेयर्ड नहीं है, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा है। एन इनविटेशन टू ऑफर इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन विथ अ व्यू टू एलिसिट रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स निकालना चाहता है, एलिसिट मीन्स निकालना। सो एलिसिट रिस्पॉन्स एंड नेगोशिएट अ डील, बट विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट, एकदम फाइनल विलिंगनेस नहीं है उसकी। सो सिर्फ वो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन एकदम फाइनली तैयार नहीं है वो। जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा तो एक प्रॉमिस बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बट जब इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऑफर बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कैटेलॉग ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर। तो कैटेलॉग वही जो मैंने आपको बताया, जिसमें फोटोज बनी होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए होते हैं। सो ये ऑफर नहीं है, बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी, मैं अगर इंक्वायरी करता हूं कि मुझे सबसे सस्ता दाम बताओ, और आगे वाला मुझे बताता है, जैसे समझो मैं मोबाइल खरीदने गया, मैं बोलता हूं मुझे आईफोन 15 का सबसे लोएस्ट प्राइस बताओ, तुम्हारे यहाँ कितने प्राइस में मिल रहा है। सो ये भी ऑफर नहीं है। आगे वाला जब प्राइस बता रहा है तो वो भी सिंपली मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट को समझने के लिए हम अगेन ऊपर एक केस छोड़े थे, इसको देखते हैं, तो इससे ये पॉइंट और आसानी से समझेगा। ये एक इलस्ट्रेशन हमने छोड़ा था पेज नंबर 2.16 पे, हार्वे वर्सेस फेसी का। द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेसी illustrates nicely the concept of offer। इसमें क्या हुआ था, एक समय की बात है जब टेलीग्राम चलता था। आज टेलीग्राम नहीं चलता है, टेलीग्राम ऐप की बात नहीं हो रही, वो तो चलता है। टेलीग्राम पहले एक सर्विस होती थी जिसमें तार भेजा जाता था। तार भेजना है ऐसा नहीं तार निकाले भेज दिए, तार भेजना है मैसेजेस भेजे जाते थे टेलीग्राम के थ्रू। सो एक जमाने में जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन्स वगैरह भी बहुत कम लोगों के घर में हुआ करते थे, ऐसे केस में टेलीग्राम चलते थे। तो टेलीग्राम की सर्विस आई, उसके बाद मोबाइल, एसएमएस ये सब चालू हुए, फैक्स चालू हुआ पहले, फिर एसएमएस वगैरह चालू हुए। सो पहले जब एसएमएस वगैरह ये सब नहीं था तो टेलीग्राम चला करते थे। अब टेलीग्राम बंद हो चुके हैं, भारत में टेलीग्राम की सर्विस बिल्कुल भी नहीं, बाकी भी जगह बंद ही हो चुके हैं। सो लास्ट टेलीग्राम 2015 में भेजा था सरकार ने, और उसके बाद से उसको बंद कर दिया। सो उसका भी एम वही था, 2015 में यादगार के रूप में एक लास्ट टेलीग्राम भेज के उसको सर्विस को डिसकंटिन्यू किया है। सो इसमें क्या होता था, हर एक कैरेक्टर के पैसे लगते थे। जैसे पोस्ट ऑफिस में आप कोई चीज भेजते हैं तो आपको पोस्ट के पैसे देना पड़ता है, वैसे ही तार भेजने के, टेलीग्राम भेजने के पैसे लगते थे, और इसमें हर कैरेक्टर के पैसे लगते थे। आप एक एक लेटर लिख रहे हैं, एक एक वर्ड लिख रहे हैं, एक एक अल्फाबेट भी लिख रहे हैं, इवन स्पेस डाल रहे तो स्पेस का भी कैरेक्टर काउंट होता था, उसका पैसा लगता था। इसीलिए इसको बहुत शॉर्ट में भेजा करते थे लोग। इसमें वो हेलो सर, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग फाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखते, सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते थे। यहां पे भी हार्वे और फेसी का एक केस हुआ था, जिसमें एक हार्वे होता है, ये फेसी को एक टेलीग्राम लिख के भेजता है, और वो उसको बोलता है कि मुझे एक हॉल खरीदना है। एफ के पास एक हॉल होता है, जैसे एक सेरेमोनियल हॉल होता है उस प्रकार से। सो एच हार्वे बोलता है फेसी को टेलीग्राम के थ्रू, विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, तो क्या तुम बेचोगे बम्पर हॉल पेन, एक हॉल है, वो हॉल तुम बेचोगे क्या। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछता है टेलीग्राफ इट्स लोएस्ट कैश प्राइस, इसका कैश प्राइस क्या है ये बताओ, लोएस्ट कैश प्राइस। दो सवाल पूछे गए, एक विल यू सेल योर बम्पर हॉल पेन, तो वहां लिखा पेन है बट वो हॉल है, तो उसका नाम है बम्पर हॉल पेन। सो
विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, एंड दूसरा सवाल पूछा गया टेलीग्राफ इट्स लोएस्ट कैश प्राइस, इसका जो लोएस्ट कैश प्राइस है वो मुझे भेजो। इसके बाद फेसी ने रिप्लाई भेजा, इसका रिप्लाई था द लोएस्ट कैश प्राइस इज, उसने प्राइस बताया, लोएस्ट कैश प्राइस इज पाउंड 900, 900 पाउंड का कैश प्राइस मैं इसका लोएस्ट प्राइस बता रहा हूं। अब हार्वे ने तुरंत जैसे ये टेलीग्राम आया तुरंत एक और टेलीग्राम भेजा और उसने बोला आई एक्सेप्ट टू बाय एट 900 पाउंड, मैं 900 पाउंड में खरीदने को तैयार हूं। इसके बाद ना फेसी ने कोई रिप्लाई भेजा ना हार्वे ने कोई टेलीग्राम भेजा, तो ये लास्ट टेलीग्राम हुआ। तो 3 टेलीग्राम भेजे गए। पहला टेलीग्राम था विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ इट्स लोएस्ट कैश प्राइस। फिर फेसी ने रिप्लाई भेजा द लोएस्ट कैश प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज पाउंड 900। फिर हार्वे ने दूसरा टेलीग्राम भेजा आई एग्री टू बाय एट 900 पाउंड आस्क्ड बाय यू। इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। अब कुछ टाइम बाद हार्वे पहुंच जाता है फेसी के घर पे और बोलता है कि वो बम्पर हॉल की मुझे चाबी दे दो, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फेसी बोलता है कि कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने तो कभी बेचा ही नहीं। अब हार्वे बोलता है नहीं क्लियर कॉन्ट्रैक्ट है, अपने बीच टेलीग्राम में पूरी बात हुई है और तुमने एक्सेप्ट किया था। फेसी बोलता है कि मैंने कभी बेचने का बात ही नहीं किया। दोनों के बीच झगड़ा होता है। हार्वे कोर्ट चला जाता है। कोर्ट जाके जब वो बताता है क्या क्या हुआ था, तो कोर्ट पहले तो एक एक चीज समझता है। पहले पूछता है क्या हुआ, तो बताया जाता है मैंने इसको सवाल पूछा था विल यू सेल, दूसरा सवाल था उसका लोएस्ट कैश प्राइस बताओ। फिर फेसी को पूछते तुमने क्या बताया, फेसी बताता है मैंने बता दिया लोएस्ट कैश प्राइस इज 900 पाउंड। फिर हार्वे बोलता है और इसके बाद मैंने तुरंत बोल दिया मैं खरीदने को तैयार हूं। अब यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि फेसी को पूछा पहले कि क्या तुमने ये बताया था कि तुम बेचने वाले हो, तो फेसी बोलता है नहीं मैंने तो विलिंगनेस दिया ही नहीं, कभी मैंने बोला ही नहीं कि मैं ये बेचना चाहता हूं, मैंने सिर्फ जो लोएस्ट कैश प्राइस है वो बता दिया, बट इसका ये मतलब थोड़ी मैं बेचने को तैयार हूं। जो बेचने वाला सवाल पूछा था उसका तो मैंने रिप्लाई ही नहीं दिया। और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि यस ये बिल्कुल सही है, यहां पे ये जो प्राइस बता रहा है इट इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। और जब फेसी ने बोला कि मैं ये खरीदने को तैयार हूं, तो ये एक्चुअली ये सिर्फ ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। भले वो बोल रहा है मैं खरीदने को तैयार हूं, आई एक्सेप्ट टू बाय फॉर 900 पाउंड, बट ये एक्सेप्टेंस नहीं है, इट इज ओनली एन ऑफर। सो जब ऑफर आया फेसी को, इसके बाद अगर फेसी ने बोला होता है कि ठीक है मैं बेचने को तैयार हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट बना होता, बट इसके बाद फेसी ने कोई भी रिप्लाई नहीं भेजा और इसीलिए यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ये बताया गया। सो यही केस बताया गया है और यहीं से समझ में आया हमको कि अगर किसी ने इंक्वायरी किया और उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस बता दिया इन आंसर टू इंक्वायरी, तो इट इज ऑल्सो ओनली एन इन्विटेशन। तो जो लोएस्ट प्राइस बता रहा है ये क्या है, ये सिर्फ एक इन्विटेशन है, तो इट इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। तो ऑफर क्या है, उसके बाद जब हार्वे बोलता है हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं इतने रुपए में, तो ये जाके एक ऑफर होगा, बट इट वॉज नेवर एक्सेप्टेड। तो वही दिया हुआ है। The case of Harvey versus Facey illustrates nicely the concept of offer. Harvey sent a telegram to Facey, will you sell us your bumper hall pen? Telegraph lowest cash price. Facey replied also by telegram, lowest price for bumper hall pen pound 900. So ये पहले इसमें 2 क्वेश्चन थे, will you sell और दूसरा lowest cash price बताओ, लेकिन इसने आंसर सिर्फ एक ही दिया, lowest price is 900 pound. Harvey immediately sent second telegram, we agree to buy bumper hall pen for a sum of pound 900 asked by you. There was no reply by Facey. इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। Hence, there was no concluded contract between Harvey and Facey. In the first telegram, Harvey asked 2 questions. First as to willingness to sell and second as to the lowest price. Facey answered only the second question and gave the lowest price. He reserved his answer to willingness to sell. तो उसने ये बोला ही नहीं वो बेचने को तैयार है, विलिंगनेस उसने बताया ही नहीं, और विलिंगनेस नहीं बताया तो ऑफर नहीं होता, क्योंकि हमारे ऑफर में दोनों चीज होना चाहिए, विलिंगनेस एंड टू ऑब्टेन दी एसेंट। Thus he made no offer. तो ये ऑफर नहीं है। The second telegram sent by Harvey was an offer, but it was never accepted by Facey. तो ये जो सेकेंड टेलीग्राम भेजा गया था हार्वे के द्वारा, ये एक्चुअली ऑफर है,
बट फेसी ने इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और इसीलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट यहां पे नहीं बना. So mere statement of lowest price at which the vendor would sell contains no implied promise to sell at that price to the person making enquiry. तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट कैश प्राइस बता देना ये ऑफर नहीं कहलाता. इट इज ओनली एन इन्विटेशन. इसके बाद जब दूसरी पार्टी बोल रही है ठीक है मैं इतने रुपए में खरीदने को तैयार हूं, तब जाके वो ऑफर होगा. ठीक है, बट इट वॉज नेवर एक्सेप्टेड. तो ध्यान रखना है आपको, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट केस है. तो ये इनविटेशन था और ये ऑफर था, बट इट वाज नेवर एक्सेप्टेड. और जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. फिर सेकंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विथ अ प्राइस टैग इन अ सेल्फ सर्विस शॉप इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर. ये भी इन्विटेशन है. समझो आप कहीं पर्टिकुलर मॉल में घूम रहे हैं. अब घूमते घूमते आपको एक मैनीक्विन पे एक बहुत अच्छा सा एक कोट लगा हुआ दिखा. आप देखते हैं एक मैनीक्विन खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक कोट बना लगाया हुआ है. आप जाते हैं, वो कोट आपको बहुत पसंद आता है, उसमें प्राइस लिखा है 5,000 रुपए. आप वो लेते हैं, जाके कैशियर को बोलते हैं कि मुझे खरीदना है और 5,000 रुपए उसको देते हैं. यहां पे वो आपको मना कर सकता है कि ये बेचने के लिए नहीं है. सो यहां पे क्योंकि ऑफर कब हो रहा है, जब आप जाते हैं कैशियर के पास तब आप ऑफर दे रहे हैं. जब वो डिस्प्ले कर रहा है तो ये ऑफर नहीं है, ही इज ओनली शोइंग द अवेलेबल प्रोडक्ट्स. अगर वो डिस्प्ले पे मैनीक्विन पे एक पर्टिकुलर कोट लगा हुआ है तो ये सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बताता है. इट इज नॉट एन ऑफर. ये सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है. सो कस्टमर्स उसको देखते हैं. जब कस्टमर वो पिकअप करेगा, ही पिक्स अप द आर्टिकल्स एंड अप्रोचेस द कैशियर फॉर पेमेंट, तो हम मान लेंगे यहां वो ऑफर दे रहा है. तो आपने जब वो कोट लिया और जाके कैशियर को बोलते मुझे ये खरीदना है, तो दिस इज इन फैक्ट एन ऑफर. ये ऑफर है. कैशियर कैन रिजेक्ट द ऑफर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एक्सेप्टेंस होगा. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो आप जाके बोल रहे हैं कि मुझे खरीदना है, ही कैन रिफ्यूज. वो बोल सकता है ये बेचने के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर डिस्प्ले. ठीक है, तो वही पॉइंट है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग. तो कई बार गुड्स लगे होते हैं, उसमें प्राइस टैग लगा होता है. इन अ सेल्फ सर्विस शॉप इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर. एंड व्हेन द कस्टमर पिक्स अप the goods and intends to buy them, that amounts to an offer. The shopkeeper is free not to accept that offer. तो shopkeeper इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, मना भी कर सकता है. ठीक है, मना तो कर ही सकता है, ये भी ध्यान रखना. यहां वो उसका प्राइस भी चेंज कर सकता है. समझो प्राइस टैग में 5,000 रुपए लिखा था, वो बोल सकता है नहीं नहीं ये 5,000 की नहीं है, ये 8,000 की चीज है. ठीक है, हाँ वो एमआरपी नहीं होना चाहिए, एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते, बट उसमें वो खुद के जब प्राइस टैग लगाते हैं तो वो बोल सकते हैं कि नहीं ये प्राइस पे वो बेचने के लिए नहीं है. तो ही कैन इवन चेंज द प्राइस. तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. सो ये सब के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको. आपने अगर इसके पीछे देखे होंगे चैप्टर्स में तो क्वेश्चंस दिखेंगे खूब सारे. ये इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी के केस के ऊपर. ये वाले भी है सिंपल वाले. फादर प्रॉमिस टू सन कि मैं 1,00,000 रुपए दूंगा तुझे अगर तू सीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है तो. बट सन तो पास हो गया, बट फादर फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट. तो यहाँ पे क्या केस फाइल किया जा सकता है? आंसर इज नो. ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है. वैसे ही एक्स इनवाइट्स वाई टू डिनर, वाई एक्सेप्ट द इन्विटेशन बट फेल्स टू टर्न अप. यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. ये भी वैसे ही है, सिमिलर. ये भी वैसे ही है, पॉकेट मनी देने का एग्री करते हैं, 1,000 रुपए पर मंथ पे करूंगा. कुछ टाइम तो पे किया भी, उसके बाद मना कर दिया, बंद कर दिया. तो क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो. फिर ये भी आप देख सकते हैं, तो सिंपल है. 10th वाला ये भी सिंपल है. यहाँ पे अनसर्टन है, जहां पे एक्स एग्री कर रहा है एम्बेसडर कार बेचने को वाई को 80,000 या 90,000 में. अब कौन सा प्राइस है तय नहीं हुआ, 80 या 90. तो इट इज वेग, इट इज नॉट सर्टन. एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं इसके. ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. माइनर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे आगे, तो अभी आप उतना पढ़ सकते हैं.
ये वाला पॉइंट इलीगल एग्रीमेंट का है कि मैं जॉब दिला के देता हूं, तुम मुझे पैसे दो, तो ब्राइब दे रहा है वो। ये फिर इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स है, ये आप एक बार देख लोगे तो समझ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो जिसको बताने के लिए हम यहाँ आए। सो एक क्वेश्चन है, शंभू दयाल स्टार्टेड अ सेल्फ सर्विस सिस्टम इन ए शॉप। श्रीमती प्रकाश एंटर्ड इन द शॉप। तो जैसे ही प्रकाश आई तो खूब सारा उजाला आया होगा। प्रकाश है ना एकदम, कभी कभी एकदम ही भारी जोक हो जाते, समझा भी नहीं किसी किसी को। ठीक है, तो मैं भी जब स्कूल में था ना तो मेरे टीचर्स लोग गॉगल पहना करते थे, बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, खूब ब्राइट था ऐसा एकदम। ठीक है, तो खैर, तो शंभू दयाल स्टार्टेड अ सेल्फ सर्विस सिस्टम इन ए शॉप। श्रीमती प्रकाश entered the shop, took a basket, and after taking the articles of her choice into the basket, reached the cashier for payment. The cashier refuses to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the articles to Srimati Prakash? Decide. The answer is no. क्योंकि डिस्प्ले ऑफ गुड्स वॉज नॉट एन ऑफर, इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन। जब श्रीमती प्रकाश ने बोली कि मुझे ये खरीदना है तो ये ऑफर हुआ, बट शंभू दयाल बोल सकता है बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, सो ऐसा है। वैसे ये 16 नंबर भी, ये जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है, वैसा का वैसा एक क्वेश्चन आपको दिया है। गुड गर्ल सोप कंपनी एडवर्टाइज दैट इट वुड गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 who developed skin disease after using good girl soap of the company for a certain period according to the printed directions। वैसे ही है, यहाँ पे साबुन का एग्जाम्पल दिया है, वहां पे दवाई का एग्जाम्पल था। Miss Rakhi purchased the advertised good girl and developed skin disease in spite of using the soap according to the printed instructions। अब वो 1000 रुपए का रिवॉर्ड क्लेम करती है, जबकि कंपनी मना करती है कि ये एक्सेप्टेंस वगैरह आपने कम्युनिकेट नहीं किया वगैरह वगैरह और ये वैलिड नहीं है। तो क्या क्लेम किया जा सकता है? तो आंसर इज यस। ये एक प्रॉपर जनरल ऑफर है और इसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, अभी ये पार्ट बचा है, इसमें एक्सेप्टेंस भी पूछा है, तो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट अभी हम पढ़ने के हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, एक बार ये हो जाए तो एक्सेप्टेंस भी पढ़ेंगे, बट आधा पार्ट तो आपको इस चैप्टर का, इस केस का पता ही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो देखते हैं बाकी पॉइंट्स। हाँ, कौन सा वाला? 1 मिनट। हाँ, 15th वाले में। हाँ, तो वहां पे भी वैसे ही होता है, सुपरमार्केट में चीजें रखी है, आप उठा के लेके जाओगे, फिर वो बोल सकते हैं कि नहीं ये वाली चीज बेचने के लिए नहीं है, तो रिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप जा रहे हैं सुपरमार्केट में और जाके कैशियर के पास बोलते हैं मुझे ये खरीदना है, अगर वो बेचने को नहीं होगी तो मना कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेल्फ सर्विस सिस्टम ही है, सुपरमार्केट में भी सेम रूल लगेंगे। ठीक है, ऐसा है, सिंपल एकदम। हाँ, फिर अगला भी सिंपल पॉइंट है। अ लेटर फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बायर आस्किंग फॉर कोटेशंस फ्रॉम अ मर्चेंट। तो कोटेशन जो होते हैं, प्राइस कोटेशंस वगैरह, जिसमें वही अमाउंट वगैरह बताया है, प्रोडक्ट्स की डिटेल बताई है, तो ये भी क्या है, ये भी सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। इट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर, इन्विटेशन है ये। टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस भी ऑफर नहीं होते, ये सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। तो ये क्या होते हैं टेंडर नोटिस? तो टेंडर नोटिस का मतलब है जब भी कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझो एक पुल बनाना है, एक पुल है, आदिवासी गोवारी शहीद उड्डान पुल, ये उड्डान पुल का नाम है अपना, जो बर्डी वाला पुल है। तो ये पुल बनाना है। अब ये पुल बनाने के लिए सरकार खुद ये पुल नहीं बनाती, सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बाकी भी लोग टेंडर्स इशू कर सकते हैं। कई बार स्कूल वालों के टेंडर्स आते हैं, जैसे कैप्स को समझो बहुत सारे कंप्यूटर खरीदना है, तो हम लोग जाके दुकान से नहीं खरीदेंगे, हम लोग पेपर में छापेंगे एक टेंडर नोटिस, उसको देख के लोग, उसमें लिखा रहेगा हमको 25 कंप्यूटर खरीदना है ये इंस्टीट्यूशन के लिए, आप कितने रुपए में देने को तैयार हैं, टेंडर फिल करके हमको दो। फिर बहुत सारे जो सप्लायर होंगे उन लोग टेंडर फिल करते हैं, हमारे पास जमा करते हैं, फिर इसमें से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से वो चीज खरीदते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी कोई भी, जैसे ये प्रोजेक्ट निकल रहा है, तो ये प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले गवर्नमेंट विल सेंड दी टेंडर नोटिस।
टेंडर नोटिस इशू करेगी, फिर पेपर में छपता है जनरली। आपने देखा होगा पेपर्स में लिखा होता है टेंडर नोटिस, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स। तो अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे दिखता है, कई जगह पे लिखा होता है। सो टेंडर नोटिस वर्ड लिखा रहेगा, या फिर कहीं लिखा होगा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स। सो पेपर में छपता है। इसके बाद जो लोग प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स है, जैसे अब समझो ये कॉन्ट्रैक्ट है पुल बनाने का, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो लोग ये पुल बना सकते हैं। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ये टेंडर फिल करके देते हैं, टेंडर को पूरा लिखते हैं कि हम कितने रुपए में ये टेंडर पूरा कर सकते हैं। तो ये टेंडर फिल करके देते हैं। जैसे समझो मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं सरकार को लिख के दूंगा कि हाँ मैं ये पुल बना के दे सकता हूं आपको 1,000 करोड़ में, और इसके लिए मुझे 3 साल का टाइम लगेगा। वैसे ही समझो गुप्ता जी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी लिख के भेज देंगे कि मैं ये पुल बना के देता हूं 1,200 करोड़ में, लेकिन मैं 2 साल में बना दूंगा। ऐसे बहुत सारे टेंडर्स आएंगे। इनके बाद जब गवर्नमेंट को लगता है कि एक पर्टिकुलर टेंडर एकदम प्रॉपर है, तो वो उसको एक्सेप्ट करती है। अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट ऑफ टेंडर। तो यहां पे भी गवर्नमेंट ने जब पेपर में छापा, इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इसके बाद जब लोगों ने टेंडर भर के दिया तो ये ऑफर हो गए, और इसमें से जिसका सबसे बेस्ट टेंडर लगेगा गवर्नमेंट को लग रहा है कि शर्मा जी का टेंडर सबसे सही लग रहा है, कम दाम में बराबर टाइम पे बना के दे रहे हैं, तो वो मुझे अपॉइंट कर देंगे, मुझे अलॉट कर देंगे। तो जिस व्यक्ति को भी अलॉटमेंट होगा तब जाके एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। तो अलॉटमेंट के द्वारा एक्सेप्टेंस होता है। तो जो पेपर में छपता है टेंडर नोटिस, वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। इसके बाद लोगों ने जो टेंडर फिल करके दिया, ये ऑफर है। इसके बाद जब इसका अलॉटमेंट हो जाता है तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर होगा। ठीक है, तो टेंडर नोटिस डज नॉट अमाउंट टू ऑफर, इट इज मियरली एन इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर मेकिंग ऑफर्स। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफर करेंगे। An advertisement calling for tenders therefore is not a proposal within the meaning of Contract Act. It only invites a proposal. It is the submission of the tender which is in the nature of the proposal or an ऑफर। सो जब टेंडर सबमिट करते हैं तब ऑफर हुआ। तो ये सब लोग जब टेंडर्स भर के दे रहे हैं तब जाके ऑफर्स हैं। तो ये इंडिविजुअल हर व्यक्ति एक एक ऑफर दे रहा है, जिसमें से जो बेस्ट ऑफर रहेगा उसको गवर्नमेंट फिर एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, सो ये टेंडर नोटिस कहलाते हैं। टेंडर नोटिस आर नॉट ऑफर, दीज आर ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। सो रोज पेपर में आते हैं ये। कल के पेपर में भी आप देखोगे तो कई टेंडर नोटिस आए थे। आज तो पेपर नहीं आया, कल छुट्टी थी तो लेकिन कल के पेपर में आप देखोगे तो टेंडर नोटिसेस थे। तो बहुत सारे आते हैं ऐसे, तो थोड़ा पेपर भी पढ़ना चाहिए। टेंडर है, टेंडर कहलाता है। ठीक है, तो टेंडर नोटिस, टिंडर नहीं है, टिंडर ची होता है। टिंडर होता है ना, जो लोग बहुत ही सिंगल होते हैं, इधर लेफ्ट राइट कुछ तो भी रहता है, मेरे को नहीं पता, मैं यूज नहीं करता, ये सब छी है। तो खैर, हाँ चलो ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं 10 बार बताऊंगा, आप फिर भी गलती करेंगे। मैंने चीख चीख के बताया, कितने बार बताया कि टेंडर नोटिस भेजेंगे, पेपर में छपेगा, फिर लोग टेंडर भर के देंगे, फिर जाके एक्सेप्टेंस होगा। फिर भी मैं कल चलकर आपको जब पूछूंगा कि बताओ बच्चों टेंडर क्या है, तो आप गलत जवाब देंगे। बताओ क्या है टेंडर? अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो कितने बार मैं बोला, चीख चीख के बताऊंगा मैं, और अभी भी मैं बता रहा हूं। इसके बाद भी आप एग्जाम के टाइम तक भूल जाओगे ये चीज। ध्यान रखो, टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस इनविटेशन है, लेकिन जो टेंडर है वो क्या है, ऑफर है। सो टेंडर नोटिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। जो पेपर में छप रहा है वो इनविटेशन है, लेकिन जब टेंडर सबमिट किया, सबमिशन ऑफ टेंडर, ये ऑफर है। तो जो टेंडर सबमिट हो रहे हैं, ये इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति टेंडर जमा कर रहा है, इसको हम ऑफर बोलते हैं। ठीक है, टेंडर नोटिस इज एन इनविटेशन। कुछ लोगों ने बराबर ध्यान दिया, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, आप ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम फिर मैं पूछूंगा। एग्जाम के टाइम तक क्यों, कुछ चैप्टर बाद में फिर पूछूंगा आपको, तो आप फिर गलत जवाब दोगे। ऐसा होता है कई बार, और इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार गलती करते हैं बच्चे। तो मैंने इतने बार चीख चीख के बताया आपको,
फिर भी आप गलती करोगे। सो 50% बच्चे तो गलती करते ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स कि टेंडर नोटिस इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन, बट टेंडर ऑफर होता है। एक्चुअली टेंडर के आप डिक्शनरी डेफिनेशन भी देखोगे तो उसका मीनिंग ऑफर है। तो टेंडर को डिक्शनरी में आप सर्च करो तो उसका मीनिंग ऑफर दिखेगा। ठीक है, सो टेंडर इज एन ऑफर, टेंडर नोटिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो ऐसा है, सिंपल। फिर प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? तो एक कंपनी होती है, ये कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, तो ये क्या करती है? प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जैसे समझो अभी आइडिया वोडाफोन को पैसा चाहिए था, तो वोडाफोन आइडिया वालों ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया और उन लोगों ने लोगों से पैसा लिया। सो जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया कंपनी ने, उसमें सब डिटेल लिखी होती है कि हम पैसा क्यों ले रहे हैं, कहां यूज करेंगे, ये सब लिखा होता है। इसको पढ़ के फिर पब्लिक एप्लीकेशंस जमा करती है। तो पब्लिक क्या करेगी? तो यहां पे अप्लाई करेगी फॉर द शेयर्स, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आएंगे। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है, शेयर्स देती है सब पब्लिक के, जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया। तो सबको शेयर्स मिले जरूरी नहीं होता, किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। ऐसे केस में भी जो प्रॉस्पेक्टस है ये कहलाता है इनविटेशन टू ऑफर। जब एप्लीकेशंस आई तो ये हर एक एप्लीकेशन, जैसे गुप्ता जी ने अप्लाई किए कि मुझे शेयर्स चाहिए, फिर दुबे जी ने अप्लाई किए, तिवारी जी ने किए, त्रिवेदी जी, पांडे जी, ऐसे सब लोगों ने अप्लाई किए, शर्मा जी, इन लोगों ने अप्लाई किए। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई तो ये सब एप्लीकेशन क्या है? तो ये सब एप्लीकेशन ऑफर है। अब समझो कंपनी को इशू करना था सिर्फ 100 करोड़ रुपए, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1000 करोड़ की, तो सबको इशू तो कर नहीं सकते। जब 100 करोड़ की शेयर्स हमको इशू करना है तो हम लोग क्या करते हैं? जितने इशू करना है उनको शेयर्स दे देते हैं, बाकी लोगों को पैसा वापस हो जाता है। तो यहां पे फिर कंपनी डिसाइड करती है किसको अलॉटमेंट करना। कंपनी डिसाइड करेगी, समझो गुप्ता जी को शेयर्स अलॉट करते हैं, पांडे जी को करते हैं, शर्मा जी को करते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि चलो दुबे जी को अलॉट नहीं करते हैं, तिवारी जी को नहीं करते, त्रिवेदी जी को नहीं करते। तो कंपनी खुद डिसाइड करती है किसको शेयर देना, किसको शेयर नहीं देना। ऐसे केस में अलॉटमेंट जब हो गया, जब उन्होंने बोला चलो इनके शेयर्स देते हैं, तब जाके एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, ये एक्सेप्टेंस है। तो आप इसीलिए अगर अप्लाई करते भी हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, आईपीओ में, और आपको शेयर्स नहीं दिए जाते, तो आप झगड़ नहीं सकते कंपनी से, या ऐसे कैसे मेरे को शेयर नहीं दिए, गुप्ता जी को शेयर दे दिए। तो आप ऐसा झगड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। आपने जब ऑफर किया, आपने जब अप्लाई किया, तो ये ऑफर थे। इसके बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको एक्सेप्ट करे, किसको एक्सेप्ट ना करे। और कंपनी इसका कोई रीजन भी नहीं देती। कंपनी सिंपली ये बोलेगी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया था, हमको सिर्फ 100 करोड़ के शेयर्स देना था, लेकिन एप्लीकेशन 200 करोड़ की आ गई, इसलिए हम आपको आपका पैसा वापस कर रहे हैं। सो कोई रीजन भी नहीं देना पड़ता कि हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो जो प्रॉस्पेक्टस होता है ना, अगेन prospectus issued by the company to purchase its shares or debentures is an invitation to offer। तो शेयर्स डिबेंचर्स कॉमर्स वालों को पता होगा, साइंस वाले धीरे धीरे समझेंगे। अभी सिंपली ध्यान रखो ये एक प्रकार की सिक्योरिटीज होती हैं। फिर लोग अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर शेयर्स दैट अमाउंट्स टू ऑफर, ये ऑफर है। इसके बाद जब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा दैट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ठीक है, सो ऐसा है, सिंपल एकदम। फिर अगला पॉइंट, मेन्यू कार्ड। समझो आपको बड़ी भूख लगी, शाम के 8 बजे थे, आप क्लास से कहीं बाहर गए थे, उसके बाद भूख लगी, तो आप देखते हैं खाने के लिए कौन सी होटल आसपास में है। आपको दिखती है सामने रेडिसन ब्लू, आप रेडिसन ब्लू में अंदर चले जाते हैं, चलो कुछ खा के निकलते हैं। आप जाते हैं तो देखते हैं अरे यार खूब महंगा है यहाँ, तो मेन्यू कार्ड आपने मंगाया, उसमें खूब महंगी महंगी चीजें हैं, एकदम उसमें लिखा है सांभर वड़ा 500 रुपए, एकदम सस्ती सस्ती चीज भी इतनी महंगी बेच रहे हैं वो लोग। अब फिर आप सोचते हैं यार अब घुस गए हैं तो कुछ तो भी सस्ता वाला खा लेते हैं। सबसे सस्ता दिखा आपको सांभर वड़ा 500 रुपए। आपने वेटर को बुलाया, बोले कि वेटर 500 रुपए, ये 500 रुपए नहीं बोले आपने, बोले सांभर वड़ा 1 प्लेट लेके आओ। अब यहाँ पे वेटर मना कर सकता है, वेटर बोल सकता है सर ये सांभर वड़ा सुबह मिलता है, शाम को नहीं मिलता, शाम के लिए ये डिश नहीं है।
तो ही कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि यहां पे भी जो मेन्यू कार्ड में छापा है ना, इट इज ओनली एन इन्विटेशन, इट इज ओनली शोइंग द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तब ऑफर हो रहा है। अगर उसके पास उस वक्त वो प्रोडक्ट नहीं है तो ही कैन इवन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, तो मना कर सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते फिर इसमें लिखा काहे को, तो ऐसा नहीं बोल सकते अपन। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते फिर मेन्यू कार्ड में क्यों लिखा है। कई बार होता है, हम कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसको बोलते हैं तंदूरी रोटी लेके आओ, वो बोलता है सर तंदूर बंद है हमारा, फिर वो सादे फुलके खा के आना पड़ता है, होता है कभी कभी। इसमें हम झगड़ नहीं सकते उसके ऊपर लिखा काहे को फिर यहाँ पे। लिखा होता है कई बार, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते। तो मेन्यू कार्ड भी ओनली इन्विटेशन है। फिर जब ऑर्डर फॉर ईटेबल्स इज प्लेस, दैट इज एन ऑफर। उसके बाद फिर आगे वाले जब एक्सेप्ट करेंगे, रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए आप स्विगी में भी कभी कभी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस दिखाता है, क्योंकि आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन जब तक रेस्टोरेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो वो कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं। वेटिंग फॉर एक्सेप्टेंस करके दिखता है कभी कभी। जब बहुत लेट हो रहा है तब जनरली तो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते वो लोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग फॉर रेस्टोरेंट एक्सेप्टेंस। मेन्यू कार्ड जो होता है ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है। मेन्यू कार्ड in a hotel is an invitation to offer. When the order for eatables is placed, it amounts to offer. वैसे ही न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स। अब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना, these are not generally offers। ये जनरली ऑफर्स नहीं होते, जनरली तो जनरली ऑफर नहीं होते। न्यूज़पेपर में जो छापा है हमने वो जनरली ऑफर नहीं होता। जैसे ये भी टेंडर नोटिस भी था, न्यूज़पेपर में छापते हम, वो ऑफर नहीं है। जनरली दीज आर नॉट ऑफर्स। जैसे कि समझो मेरे ऑफिस में वैकेंसी है, अकाउंटेंट चाहिए मुझे, अब मैंने पेपर में ऐड दे दिया अकाउंटेंट पाहिजे। उसमें मैंने लिख दिया कि एक अकाउंटेंट की मेरे यहाँ वैकेंसी है। अब मैंने पेपर में जैसे ही ये छाप दिया तो मेरे पास बहुत सारी वैकेंसी के, बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन आए, लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया। वैकेंसी एक है, एप्लीकेशन आ गई 10। अब क्या मैं 10 के 10 लोगों को जॉब दूंगा क्या? तो नहीं, उसमें से जो बेस्ट रहेगा उसको मैं जॉब दूंगा, क्योंकि जो पेपर में मैंने छापा वो ऑफर नहीं था। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने पेपर में छापा, मैंने अप्लाई किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं हुआ। पेपर में छापना इज ओनली एन इन्विटेशन। फिर जब लोग अप्लाई करेंगे, ये ऑफर्स हैं, उनमें से जो बेस्ट लगेगा उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जनरली ऑफर नहीं होते, पर कभी कभी हम उसको ऐसा बना सकते हैं कि वो ऑफर बन जाए। जैसे कि समझो मेरी अंगूठी गुम गई या मेरा लासा गुम गया। लासा है छोटा सा डॉगी, ऐसे बाल होते उसके, तेरे नाम जैसे, तेरे नाम मूवी, ऐसे बाल होते हैं। तो वो डॉग है मेरे पास। अब वो डॉग मेरा गुम गया, लासा। अब मैंने पेपर में छाप दिया, लासा की फोटो है, लासा बेटा घर आ जाओ, नहीं घर आ जाओ वो खुद थोड़ी आएगा। जब लापता होते हैं तब ऐसा आता है कि पिंकी बेटा घर आ जाओ, हम तुम्हारे मनपसंद लड़के से तुम्हारी शादी करने को तैयार खैर ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो लासा गुम गया, मैंने लिख दिया कि लासा है, ये लासा गुम गया है, जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5,000 रुपए इनाम दूंगा। अब ये भी न्यूज़पेपर ऐड है, बट ये न्यूज़पेपर ऐड क्या है? तो ये एक ऑफर है, क्योंकि ये एक इस प्रकार का ऑफर है जिसमें कुछ और करना नहीं है, आप सिंपली ढूंढ के ला दो और आपको पैसा मिल जाएगा। पूरी टर्म्स कंडीशंस वहीं पे, और कुछ है ही नहीं उसमें, कोई नई टर्म्स नहीं है। तो उसको ऐसा फ्रेम किया जा सकता है कि वो ऑफर बन जाए। एक और सिंपल एग्जांपल, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस है, उसमें भी तो न्यूज़पेपर ऐड था। मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर में पूरा पहला पेज भर के ऐड दिया था उन्होंने, बट फिर भी कोर्ट ने बोला वो एक ऑफर है। तो जनरल रूल है कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स ऑफर नहीं होते, बट दे कैन बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट दे कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वो ऑफर हो जाए। जैसे कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, जिसमें एक तरफ की पार्टी को परफॉर्म करना है। जैसे लासा गुम गया, मेरी अंगूठी गुम गई, मैंने पेपर में छाप दिया, अब इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप अंगूठी लेके आ जाओ, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार न्यूज़पेपर ऐड भी ऑफर बन जाते हैं। वही दिया है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स आर जनरली नॉट ऑफर्स, जनरली ऑफर नहीं होते। Thus a newspaper advertisement inviting application for jobs is not an offer but only an invitation to offer. However, लेकिन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को ऐसे ड्राफ्ट किया जा सकता है in such a way that they may constitute offer. For example, an offer for reward published in newspaper may constitute an offer.
and any person who performs the required act accepts the offer and creates an agreement. फिर अगला पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट, an advertisement inviting intending buyers of goods to bid at an auction sale. अगेन ये भी इनविटेशन होता है. जैसे समझो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं समझो ये पेन बेच रहा हूं, सो मैं क्या करूंगा, इसको ऑक्शन के थ्रू बेचूंगा. इस केस में ऑक्शन सेल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे और बोली लगाएंगे. तो पहले मुझे लोगों को बताना पड़ता है. सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, या तो पेपर में ऐड दूंगा, सोशल मीडिया वगैरह में ऐड दूंगा कि ऑक्शन सेल होने वाली है. अब ऑक्शन सेल का मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया तो ये सुनते हुए बहुत सारे लोग आएंगे, कई लोग दूसरे दूसरे शहर से भी आएंगे. सो मेरे से पढ़े हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी कहीं ना कहीं अच्छे जगह, कोई सीए है, बड़े लेवल पे है, उन लोग सोचेंगे कि नहीं यार शशांक सर बेच रहे हैं तो अपन ने खरीदना चाहिए. तो दूर दूर से आएंगे, कोई बैंगलोर से आ रहा, कोई पुणे से आ रहा, कोई दिल्ली, कोई हैदराबाद, अलग अलग सिटी से आए. अब ये लोग आने के बाद इसके ऊपर बोली लगाएंगे. तो बोली लगाना चालू होगी, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख. अब ज्यादा हो गया थोड़ा ठीक है. तो 50 लाख तक बोली चली गई. अब मैं फिर 50 के ऊपर नहीं जा रही तो 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3 बोल के बेच दूंगा. अब इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता सर मैं बैंगलोर से इतने दूर से आया, आपने तो मेरे को बेचे ही नहीं. क्योंकि यहां पे जब मैंने पेपर में ऐड दिया ना, ये कोई ऑफर नहीं था, ये सिर्फ इन्विटेशन था. फिर जब लोग आए और बोली लगाई गई तो ये एक एक बोली एक एक ऑफर है. किसी ने बोला मैं 2 लाख में खरीदने को तैयार हूं, वो एक ऑफर है. दूसरे ने बोला 3 लाख, वो एक ऑफर हो गया. फिर बोला 4, वो एक ऑफर हो गया. तो ये सब इंडिविजुअल बिड्स जो है, जो बोली लगाई जा रही है, एक एक बोली एक एक ऑफर है. इनमें से जो सबसे हाईएस्ट बिड होगी उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. तो एक्सेप्टेंस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसीलिए कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं इतने दूर से आया तो मेरे को खर्चा दो, तो खर्चा भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहां कोई ब्रीच थोड़ी हुआ है. हमने सिर्फ इनवाइट किया था, आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ. सो ऐसे केसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जब तक के एक्सेप्टेंस नहीं होगा. सो बिड इज ओनली एन ऑफर. लेकिन जब उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा बाय फॉल ऑफ हैमर, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है. ठीक है. सो एन एडवर्टाइजमेंट, ये एक्चुअल केस है, हैरिस वर्सेस निकलसन. एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग इंटेंडिंग बायर्स टू कम, buyers of goods to come and make bids at the auction. Bids यानी बोली लगाना, is merely an invitation to offer. Each bid is an offer. हर एक bid offer है. Advertisement is not an offer. Advertisement is merely an invitation to offer, but bid is an offer. And when the bid is accepted, that amounts to acceptance of offer and results in an agreement. ठीक है. कभी अगर ऐसा भी होगा कि मैंने पहले ऑक्शन सेल किया था, बाद में विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे केस में भी कोई उसमें क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है. सो ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट ऑफर है ही नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर क्लेम नहीं किया जा सकता. यहां तक कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे की चर्चा चालू करेंगे. कोई भी डाउट पूछ लिया करो, डरा मत करो मुझसे, मैं सिर्फ दिखता खूंखार हूं. सो सीधा साधा हूं मैं. डरते हैं लोग बहुत, आप लोग नहीं डरते होंगे, मैं मेरे से रोज मिलते इसीलिए. वैसे रास्ते से जाऊंगा तो डरते हैं लोग, सच में डरते हैं. जैसे कोई आड़ा टेढ़ा चला रहा, मैं बाइक लेके चला गया तो बरोबर सीधा हो जाता है, जाने देता है मेरे को. हाँ, अब मेरे से नहीं डरते, बाइक से डरते होंगे शायद, होते हैं कई बार लोग तो डरते हैं. लेकिन कई बार ऐसा दिखता हूं मैं खूंखार हूँ, सीधा साधा मैं, और इसीलिए दाढ़ी रखना पड़ता है. जिस दिन दाढ़ी निकाल के आ जाऊंगा एकदम सिंपल, तो ऐसा लगेगा आपका छोटा भाई आ गया. नहीं, इतना भी नहीं, ज्यादा हो गया. ठीक है. हाँ, पुरानी फोटोज देखोगे आप मेरी तो पता लगेगा आपको. चलो खैर ठीक है, जाऊ द्या, काय करायचंय आपल्याला. तो कोई डाउट होंगे तो पूछ लो. हाँ, डाउट. वो उधर के बच्चे बड़े मस्ती करते, बारीक बारीक में कुछ ना कुछ काड़ियां चलती रहती. ठीक है. बाजू वाले से पूछ रहे हो सब, मैं ठीक है, चलो जाने दो, नो कमेंट्स. आगे बढ़ते हैं. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. ऑफर का कम्युनिकेट होना भी अनिवार्य होता है. ऑफर अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, भले ही वो जनरल ऑफर क्यों ना हो. तो मेरे तक ऑफर आना चाहिए पहले, उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा. इसमें भी एक खतरनाक केस हुआ था, खतरनाक यानी डरने वाला नहीं, अच्छा केस था.
अच्छा है बुरा केस था, एक केस था, उस केस में बताया गया था कि ऑफर का कम्युनिकेट होना भी अनिवार्य है। केस हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इसमें एक व्यक्ति होते हैं, एक सेठ जी होते हैं, खूब अमीर होते हैं वो, यानी इतने अमीर के ऐसे जेब से 10 रुपए निकालो तो 25-30 हजार रुपए जमीन पे गिर जाएं, इतने अमीर होते हैं। तो इतना अमीर कोई होता नहीं, ये सिर्फ बोलने का मतलब है बहुत अमीर। सो बहुत अमीर व्यक्ति होते हैं, उनको पैसा तो खूब होता है उनके पास, लेकिन बड़े दुखी होते हैं क्योंकि उनके कोई संतान नहीं होती। सो उनको बड़ा ही टेंशन रहता है, यार इतना पैसा कमाया, इतनी प्रॉपर्टीज बनाए, लेकिन क्या करेंगे। सो बीवी रहती, बच्चे ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो बड़े टेंशन में होते। फिर बड़े मंदिरों मस्जिदों में मन्नतें मांगने के बाद उनके यहाँ एक संतान उत्पन्न होती है, और उसको बहुत ही ध्यान से रखा जाता है, उसको कहीं बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि इतना पैम्पर्ड चाइल्ड है वो कि उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, घर के बाहर नहीं निकलना, कहीं कोई कुछ चीज लगना नहीं चाहिए उसको, इतना ध्यान रखा जाता है। पूरे नौकर चाकर रहते हैं आसपास में। अब एक दिन ऐसे ही सेठानी जो रहती है आंटी जी, वो उसको घर पे छोड़ देती है और सामने ड्राइंग रूम में छोड़ के कहीं किचन वगैरह में अंदर चले जाती। अब वो बच्चा क्रॉल करते हुए घर के बाहर निकल जाता और गायब हो जाता कहीं। अब सब जगह टेंशन हो गया, सब एकदम हाहाकार मच जाता है, मुन्ना कहाँ गया, मुन्ना कहाँ गया, मुन्ने को ढूंढो, मुन्ने को ढूंढो। अब सब लोग टेंशन में। फिर सबसे जो लॉयल नौकर होता है उसको बुलाया जाता है, रामलाल। रामलाल आता है, जी मालिक। रामलाल को बोला जाता है, अरे रामलाल सबसे लॉयल नौकर है, शोले मूवी से चला आ रहा है। शोले ठाकुर साहब, उनके हाथ नहीं थे, कुछ भी काम करना है तो रामलाल, अरे कुछ भी काम है ना, कुछ भी। क्या क्या सोचते हैं। ठीक, हाँ तो चलो वापस आओ। तो कहाँ रामलाल, रामलाल को बुलाते हैं, रामलाल। रामलाल आता है, जी मालिक। अब उसको बोलते हैं, जाओ मुन्ने को ढूंढ के लाओ। अब वो चला गया बच्चे को ढूंढने के लिए। अब सेठानी बोलती है, अरे ऐसे थोड़ी कोई बच्चे को ढूंढ के लाएगा, कोई इनाम विनाम अनाउंस करो तब जाके बाकी नौकर भी ढूंढेंगे। तो बोलते हैं ठीक है। सेठ जी अनाउंस करते हैं, जो भी बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 50,000 रुपए इनाम के रूप से दूंगा। अब बाकी नौकर भी, जो लोग वहां पे बैठे थे तमाशा देख रहे थे, वो भी भागते इधर उधर ढूंढने के लिए। अल्टीमेटली रामलाल सबसे लॉयल होता है, उसको पूरे अड्डे पता होते हैं, उसको पता होता है बच्चा कहाँ गया हो सकता है, और वो बच्चे को बराबर ढूंढ के लाता है और लाके घर पे सौंप देता है। इसके बाद ये लोग नुक्कड़ पे बैठ के सब नौकर लोग चाय पीते रहते हैं। उसमें रामलाल को बोलते हैं, अरे रामलाल मजे है तेरे तो, उस तो 50,000 रुपए मिल गए तेरे को। तो बोले काहे के 50,000। उसको बताया, अरे मालिक ने पैसे नहीं दिए तेरे को, मालिक ने पैसे का अनाउंसमेंट किया था, इनाम घोषित किया था। वो बोले नहीं मेरे को तो नहीं बताया, मेरे को पैसे भी नहीं मिले। जब उसको पता लगा तो वो जाता है और मालिक को बोलता है, मालिक वो 50,000 रुपए पे करो। अब मालिक बोलते, काहे के 50,000, कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, बच्चे तो बच्चा मिल गया, अब काहे का पैसा। तो पैसे देने से मना करते हैं। अब रामलाल जो होता है कोर्ट पहुंच जाता है, एक्चुअली उसका नाम लालमन है, तो मैं रामलाल इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि रामलाल लॉयल है। यहाँ लालमन शुक्ला जो है वो नौकर है और एक गौरी दत्त है वो मालिक है। अब यहाँ पे रामलाल कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट जाके वो बताता है, देखो भी ऐसा है, मुझे पैसा दिला के दो। कोर्ट पूछता है क्या हुआ था, पूरा डिटेल में बताओ। वो बताते हैं, देखो बच्चा गुम गया, इन्होंने बोले जाओ बच्चे को ढूंढ के लाओ, मैं चला गया। फिर उसके बाद इन्होंने बोले कि इनाम देंगे जो भी ढूंढ के लाएगा उसको। फिर मैंने ढूंढ के लाया, मेरे को इनाम मिलना चाहिए। वो बोले रुक रुक रुक, पहले तू गया उसके बाद इनाम घोषित किया क्या। बोले हो। फिर बोले तूने इनाम के बारे में सुना था क्या। बोले नहीं, वो तो बाद में पता लगा। तो बोले फिर तू ऑफर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट होने के लिए पहले ऑफर आना तो चाहिए। जब तेरे तक ऑफर पहुंचा ही नहीं तो तू उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑफर को कम्युनिकेट होना जरूरी होता है। अगर वो जनरल ऑफर भी है तो भी उसको पता होना चाहिए। यहां तो खुद ही बोल दे रहा मुझे नहीं पता था। तो अगर वो वांटेड का पोस्टर भी है तो आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर ऑफर है, तब आप क्लेम कर सकते हैं। सो अगर आपको पता ही नहीं था तो इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर यू कैन नॉट क्लेम इट्स एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे ये जो केस है ये इसी चीज को समझाता है कि ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही एक्सेप्ट हो सकता है। अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ था तो एक्सेप्टेंस इज नॉट पॉसिबल एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सो वही दिया है, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर until communication of offer has been made। जब तक के कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक के ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा। जीज नेफ्यू
थोड़ा सा मैंने नाटकीय रूपांतर किया था, एक तो लालमल को रामलाल बनाया, दूसरा यहाँ पे भतीजा घूमता है उसका, तो बात वही है, सिमिलर है, मैंने बताया उनका बेटा घूमता है, तो आसान जाता है समझने को। तो जी का भतीजा होता है गौरी दत्त का, वॉज मिसिंग फ्रॉम होम, he sent his servant L in search of his nephew. After his servant had left, after his servant had left, after his servant had left, he announced a reward for anybody who would trace his nephew. Ultimately, L traced the nephew, but without knowing of the announcement of reward. उसको पता ही नहीं था रिवॉर्ड है. When he came to know of the reward, he claimed it. It was held that he could not recover the reward as the offer containing the reward was not communicated to him. So offer ही नहीं पहुंचा था और इसीलिए उसका एक्सेप्टेंस संभव नहीं है. ठीक है, सो ऐसा है. यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. अगला पॉइंट भी देख ही लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, 2 मिनट में हो जाएगा. टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टन. टर्म सर्टन होना चाहिए, बहुत ही क्लियर टर्म्स होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं बोलता हूं मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, सिर्फ अमाउंट नहीं बताता, चलो मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं सस्ते में बेचना चाहता हूं. अब आप खरीदोगे क्या? सस्ते में बेच रहा हूं, बहुत ही सस्ते में, खरीदेंगे? सस्ता बेच रहा हूं, तो सस्ता यानी क्या, एकदम दिमाग में क्लियर नहीं होता, क्योंकि सस्ता यानी क्या, किसी के लिए हो सकता है कि 100 रुपए सस्ता है, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी सस्ता होता है. अंबानी के लड़के को बोलेंगे तो मेरे लिए तो 1 करोड़ भी सस्ता है बोलेगा. तो सस्ता यानी क्या, तो सस्ता क्या है ये डिफाइन नहीं कर सकते. इट इज वेग, इट इज नॉट सर्टन. तो जब मैं बोल रहा हूं मैं सस्ते में मोबाइल बेच दूंगा, मैं सस्ते में कंप्यूटर बेच दूंगा, तो सस्ता यानी क्या ये डिफाइन नहीं किया जा सकता. इट इज वेरी वेग, इट इज नॉट सर्टन, और इसीलिए ये ऑफर वैलिड नहीं है. सो ऑफर शुड बी सर्टन. ये तय होना चाहिए कि सस्ता यानी क्या. मैं बोलता हूं मैं अपना मोबाइल सिर्फ 800 रुपए में बेच दूंगा, तो वो सर्टन हो सकता है. ठीक है, तो 800 रुपए बोला, 1000 रुपए बोला, 5000 रुपए बोला, तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिख रही है आपको. लेकिन अगर मैं बोल रहा सस्ते में, तो सस्ता यानी क्या ये नहीं डिफाइन कर सकते, और इसीलिए फिर इसको हम वैलिड ऑफर नहीं बोलते. सो टर्म्स ऑफ ऑफर भी सर्टन होना चाहिए, तय होना चाहिए, पक्का होना चाहिए. The terms of the offer must be certain or capable of being made certain. They should not be vague. Vague का मतलब है which is not clear, which is unclear. So they should not be vague. Vague नहीं होना चाहिए. That means it should be clear. और ambiguous. Ambiguous भी नहीं होना चाहिए. Ambiguous का मतलब होता है जिसके more than one meaning are possible. A says to B, I will give you a reasonable price if you sell the car. This is not an offer since it is vague. क्योंकि reasonable price क्या है ये हम define नहीं कर सकते. According to section 29, agreement the meaning of which is uncertain are void. ठीक है, इसके बाद की चर्चा हम अगली क्लास में करते हैं. घर पे पढ़ते जाओ थोड़ा थोड़ा, नहीं तो आगे चल के काफी तकलीफ देता है लॉ का टॉपिक. चलो, थैंक यू.